वेलकम स्टूडेंट्स। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के ई लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर कंसेप्ट। यह टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के EL 207 का टॉपिक है, जो चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंसेप्ट में आज हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बना होता है, और माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ को आज हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच डज ऑल द वर्क। एक कंप्यूटर के अंदर जो दिमाग होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट कंट्रोलिंग टास्क होते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हमारा ब्रेन करता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के जितने भी टास्क हम आज कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, उनको जो करता है, उनका जो डिसीजन जो लेता है और कमांड जो देता है या लेता है, और उनको जो कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सो इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। It is a computer processor that incorporate all the functions of CPU on a single IC। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल आईसी होता है। सिंगल आईसी मतलब एक चिप होती है, और ये चिप जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उससे संबंधित होता है, और इसके साथ और बहुत सारी आईसीज होती है, लेकिन मेनली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है एक सिंगल आईसी फॉर्म में होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो फर्स्ट 1970 में बनाया गया था। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था 4004। पहला जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर था जिसको इंटेल ने बनाया था, और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम आजकल यूज़ करते हैं उनकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लो कॉस्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर आते गए सोसाइटी में, और इसका धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्पैक्ट, कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अब आज के टाइम में एडवांसमेंट हो चुका है। तो टाइम के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता, साइज़ दोनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो पहले जो माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप हुआ था 4004, उसमें और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। माइक्रो प्रोसेसर चिप देखने में कुछ इस तरह से दिखती है कि एक सिंगल चिप होती है, और उस सिंगल चिप से बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट लाइंस जा रही होती हैं। तो कभी भी अगर आप मदरबोर्ड में देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर की आईसी दिखेगी, ब्लू कलर की बहुत पतली सी चिप दिखेगी, और उसके चारों तरफ इस तरह के कनेक्शंस हो रखे होंगे। तो वो आपका मदरबोर्ड के अंदर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर के अलावा आजकल मोबाइल फ़ोन्स हुए, कंप्यूटर हुए, और इवन हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आज हम कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर आर मल्टीपर्पज़ डिवाइस। मल्टीपर्पज़ डिवाइस होता है दैट कैन बी डिज़ाइन फॉर जेनेरिक और स्पेशलाइज फंक्शन। जेनेरिक का मतलब होता है जनरल जो काम होते हैं, और स्पेशलाइज कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस भी होते हैं। जनरल क्या होते हैं कि जिस तरह से हम लैपटॉप और स्मार्टफोन में जो हम काम करते हैं, उन काम को करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं वो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। और कुछ ऐसे काम जैसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग और मशीन विजन, ये सब जो काम करने के लिए प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं उनको स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो चाहे जनरल पर्पस हो या स्पेशल पर्पस हो, सबके अंदर जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके हिसाब से हम माइक्रो प्रोसेसर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उसकी क्लॉक स्पीड,
उसकी क्लॉक स्पीड, उसका इंस्ट्रक्शन सेट और उसका वर्ड साइज। ये तीन चीज़ें होती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स को डिफ़ाइन करती है कि वो माइक्रो प्रोसेसर किस टाइप का है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितना फास्ट है, और इस तरह की सारी चीज़ों को वो डिफ़ाइन करती हैं तीनों चीज़ें, क्लॉक स्पीड, इंस्ट्रक्शन सेट और वर्ड साइज। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके अब आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ जो है क्लॉक स्पीड। देखो, क्लॉक स्पीड बहुत मायने रखती है एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए। माइक्रो प्रोसेसर कितना फास्ट है, कितनी फास्ट वो काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसकी क्लॉक स्पीड से डिफाइन की जाती है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो उसकी स्पीड को रेगुलेट करती है, और जो स्पीड का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको एग्जीक्यूट करना और उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखना, ये काम होता है क्लॉक का। तो द स्पीड एट विच द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। यानी एक माइक्रो प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को किस स्पीड से एग्जीक्यूट करता है उसको उसको उसकी क्लॉक स्पीड बोलते हैं। अब क्लॉक स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त की जाती है। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है तो उसका मतलब ये है कि 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड एग्जीक्यूट हो रही है, और अगर गीगाहर्ट्ज़ है तो 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड एग्जीक्यूट होती है। आज के टाइम में जो हम लोग स्मार्टफोन या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो उसकी जो रेंज है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम यूज़ की जाती है। उसका कारण क्या है कि करंट टेक्नोलॉजी में 3 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की अगर हम क्लॉक स्पीड लेने की कोशिश करते हैं कि तो ऐसी क्लॉक बन तो जाएंगी, लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर में इससे ज़्यादा की जब क्लॉक फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं तो उससे कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। अगर वो उस हीट का जो दुष्प्रभाव ये रहेगा, उसका जो साइड इफ़ेक्ट ये रहेगा कि वो उस चिप को डैमेज कर सकती है। इसलिए एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि 3 गीगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक फ्रिक्वेंसी के प्रोसेसर ही आज के जो करंट टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब 3 गीगाहर्ट्ज़ से हम ज़्यादा फास्ट, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड किसी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फ़ोन की नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टी प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं, यानी बहुत सारे प्रोसेसर्स को पैरेलली यूज़ किया जाता है एक किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 इंस्ट्रक्शन है, उनको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उन चारों को एक एक करके एग्जीक्यूट करने के बजाय उन चारों को अलग अलग 4 माइक्रो प्रोसेसर्स को दे देते हैं। तो एक माइक्रो प्रोसेसर ने जितना टाइम लिया उतने टाइम में वो चारों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग। जो आजकल के जो डिवाइसेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स वगैरह, उनमें मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह का कंसेप्ट आ रहा है। ना वर्ड साइज, व्हाट इज़ वर्ड साइज? तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वर्ड साइज क्या होता है? तो वर्ड साइज इज़ द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इट्स वर्ड साइज। यानी एक इंस्ट्रक्शन में कितने नंबर ऑफ बिट एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है उसको उसका वर्ड साइज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज क्या है। इस चीज़ को आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे ये क्या होता है। तो वर्ड साइज एक्चुअली क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है कि रैम का कितना हिस्सा या कितनी रैम एक्सेस की जाएगी एक बार में, और ये भी बताता है कि एक प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में कितनी नंबर ऑफ पिन यूज़ की जाएंगी। यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो पिन्स होती है उसको भी वर्ड साइज डिसाइड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिन जो है वो नॉर्मली फिर क्या करेगी, जो आर्किटेक्चर होगा माइक्रो प्रोसेसर का उसको डिफाइन करेगी। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि वर्ड साइज क्या होता है, कि वर्ड साइज जो होता है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को डिफाइन करती है कि उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितनी पिन होंगी, कितनी इनपुट आउटपुट लाइंस होंगी,
तो सबसे पहला जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको बताया, इंटेल 4004 ये बना था। इसके अंदर ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, यानी इसका जो वर्ड साइज़ था वो कितना था, 4 बिट का। तो 4 बिट का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 4 इनपुट लाइन थी या इनपुट पिन थी या 4 आउटपुट पिन थी। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट पिन हमेशा बराबर रहेंगी। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा और तरीके से अगर समझना चाहें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आजकल आप जो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं या आप जो कंप्यूटर पीसी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब उसको हम अबाउट फ़ोन या इसमें जाते हैं तो 32 बिट या 64 बिट ऐसा करके आर्किटेक्चर में आता है। तो इसका मतलब वही है कि इसका वर्ड साइज़ कितना है, 32 बिट का या 64 बिट का। अब आप देख लीजिए, आज हम 32 बिट का यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम जब ये जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कमर्शियल बना था वो 4 बिट का केवल था, यानी उसमें 4 इनपुट लाइन और 4 आउटपुट लाइन थी। आज जो है उनमें 32 या 64 इनपुट आउटपुट लाइन्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आज के जो प्रोसेसर है वो वाकई में काफ़ी फास्ट, काफ़ी एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट। व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट? एक्चुअली क्या होता है कि कंप्यूटर अपने आप कभी भी काम नहीं करता है, अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता है। हमें उसको कुछ कमांड्स देनी होती हैं, उन कमांड्स के बेस पे ही कंप्यूटर डिफरेंट टास्क करता है। तो एक कमांड गिवन टू ए डिजिटल मशीन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन ए पीस ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो पेपर में कई बार इंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती है। क्या है कि किसी डिजिटल मशीन को कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए दी जाने वाली कमांड को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। तो बेसिक सेट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन दैट ए माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन सेट। तो हर माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो डिफरेंट होती है और उन सारी इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस से जो डिफरेंट टास्क एक माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है वो कौन कौन से टास्क कर सकता है, जैसे कि डाटा ट्रांसफ़र करने का काम हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो, लॉजिकल ऑपरेशन करना हो, कंट्रोल फ्लो हो, ये सारे टास्क आपके ये इंस्ट्रक्शन सेट करता है। जैसे डाटा ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल फ्लो, इनपुट आउटपुट, मशीन कंट्रोल, ये सारे काम इंस्ट्रक्शन सेट जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है वो करती हैं। अब एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर वैसे एक आईसी होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था उसकी कंपेयर में आज, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक पार्ट्स हैं, उसके बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक ही आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे फर्स्ट मॉडल में थी। तो जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट हैं, उनमें कंपोनेंट आता है सीपीयू, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बस और मेमोरी। ये बिल्कुल बेसिक है। इन्हीं तीनों के कम्बिनेशन, बेसिक कम्बिनेशन से एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो पेपर में आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बस के बारे में बहुत जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज़ बस, बस कौन कौन सी होती है। और आपका जो ये चैप्टर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसकी बस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, एक सिंगल आईसी होती है। सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक डिकोडर होता है, एक एएलई होता है और एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जानी है उस इंस्ट्रक्शन को इस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा होता है वो डाटा बिट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उन बिट्स को स्टोर करने के लिए जो जो ना हम कुछ कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट या जो डिवाइस, आप उस डाटा को कहाँ स्टोर करेंगे,
तो आपको कुछ न कुछ लोकेशन कुछ न कुछ जगह तो चाहिए स्टोर करने के लिए, तो वो जो लोकेशंस होती है उनको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जानी है, उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर करेंगे, रजिस्टर में, और उस रजिस्टर को बोलेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसी तरह से डिकोडर, तो ये डिकोडर क्या करता है, ये डिकोड करता है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जानी है उसको डिकोड करता है, उसको ALU को देता है। ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जो नेसेसरी सर्किट ऑपरेशंस होते हैं जैसे अर्थमेटिक, लॉजिक, मेमोरी रजिस्टर और प्रोग्राम सीक्वेंसिंग, ये सारे ऑपरेशन ALU करता है। और अब आती है वही रजिस्टर। तो रजिस्टर सिंपल क्या होता है कि ये बिट्स को स्टोर करता है अपने अंदर। तो इंटरमीडिएट जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो बीच में जो रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई तो रजिस्टर चाहिए होगा, तो उसी को बोलते हैं हम रजिस्टर। तो रजिस्टर आर यूज टू होल्डिंग सच रिजल्ट्स रादर देन रैम बिकॉज एक्सेसिंग रजिस्टर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन एक्सेसिंग रैम। तो CPU हो गया। अब हम देखेंगे कि तो बस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं बस क्या होता है। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर अपनी जगह है। माइक्रो प्रोसेसर से जो कंप्यूटर के बहुत से दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे पेरिफेरल्स जिनको बोलते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ या कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ या इंटरनल जो पोर्ट्स में, ये सारी चीज़ें फिर कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, आप एक माइक्रो प्रोसेसर को कमांड देंगे, कीबोर्ड के थ्रू देंगे। ओके, तो ये जो कमांड देना, फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको रिज़ल्ट को आपको वापस करके देगा, मॉनिटर के थ्रू दिखाएगा या जो भी करेगा। तो ये सारा क्या है, एक डाटा का फ्लो होता है। अब ये जो डाटा है ये फ्लो करता है, ये ऐसे ही तो फ्लो नहीं करेगा, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड पाथ बने हुए होते हैं। तो वो जो डेडिकेटेड पाथ होते हैं उनको बोलते हैं बसेस। ठीक है, तो कनेक्शन लाइन्स यूज टू कनेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप इज़ कॉल्ड बस। यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप के इंटरनल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो जो कनेक्शन लाइन होती है उनको बस कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें 3 तरह की बस होती है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डाटा बस क्या होती है, डाटा बस होती है कि वे लाइन जो जो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, दैट कैरी डाटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी आर कॉल्ड डाटा बस। यानी वे कनेक्शन लाइन जो मेमोरी से डाटा को लेकर जाती है और मेमोरी तक लाती है उनको डाटा बस कहते हैं। अब ये देखो, मेमोरी से लेके भी जा रही है और मेमोरी तक ला रही है, इसका मतलब क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल बस है। यानी इस वाली बस में बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। सो इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल बस विद विड्थ इक्वल टू द वर्ड लेंथ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आपने अभी वर्ड साइज़ पढ़ा ना, तो वर्ड साइज़ वही है कि ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल बस विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड लेंथ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब एड्रेस बस, एड्रेस बस क्या होता है, इट इज़ ए यूनी डायरेक्शनल। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि डाटा बस आपकी डायरेक्शनल थी, लेकिन ये आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एड्रेसेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट पोर्ट फ्रॉम CPU टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट। मतलब ये है कि मेमोरी तक किसी पोर्ट के एड्रेस को लाना, यानी पोर्ट का मतलब यहाँ आप समझें, पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ से भी आपका डाटा आ रहा है या जहाँ पर भी जाएगा उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो उस एड्रेस को मेमोरी तक लाने का काम करते है हमारी एड्रेस बस। नाम ही इसका एड्रेस बस है, इसका काम एड्रेस पहुँचाना है। सो इट इज़ यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि मेमोरी तक लाना है ना कि ले जाना। मेमोरी तक लाने का काम करेगी एड्रेस बस। एड्रेस किसका, जहाँ से भी आपका डाटा आना है या जाना है, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रेस बस। अब कंट्रोल बस क्या होता है, लाइन्स दैट कैरी कंट्रोल सिग्नल्स लाइक क्लॉक सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल और रेडी सिग्नल। ये कुछ कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ये आप याद रखें कि क्लॉक सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल और रेडी सिग्नल, इन सिग्नल्स को जो कैरी करती है लाइन उनको बोलते हैं कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो
अभी यहाँ पे आपने ये तीन जो कंट्रोल सिग्नल है, तो क्लॉक सिग्नल तो क्या है कि जो आपकी जो क्लॉक इंटरनल क्लॉक है उससे रिलेटेड जो सिग्नल होगा वो दैट इज़ क्लॉक। अब रेडी सिग्नल क्या है? रेडी सिग्नल ये है, ये बताता है कि कोई डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए रेडी है कि नहीं। डिवाइस इज़ रेडी फॉर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड रेडी सिग्नल। ये अगर जीरो है तो रेडी नहीं है, वन है तो रेडी है। और एक होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच में रोकना। तो सिग्नल दैट इंडिकेट द डिवाइस टू इंटरप्ट इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्ट सिग्नल। ये इंटरप्ट वगैरह बाद में आएंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन को जो सिग्नल कैरी करते हैं उनको इंटरप्ट सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो तीसरा ब्लॉक है वो मेमोरी ब्लॉक होता है, ठीक है। अब मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी में होती हैं दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है कि ये वॉलेटाइल होती है। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रैम। जब आपका पावर ऑफ हो जाएगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रैम कैरी करता है दैट विल बी इरेज्ड, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कई बार हमें पता है कि हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, लाइट जाते ही वो गायब हो जाता है, सेव अगर हमने नहीं किया है उसको। तो सेव का मतलब है कि हमने उसको रोम में सेव किया है। अगर उसको हमने सेव नहीं किया है इट मीन्स वो रैम में ही काम हो रहा है हमारा, तो वो डाटा चला जाता है, सेव नहीं हो पाता। जैसा कि हम कई बार वर्ड में काम करते हैं तो कई बार पावर जाते ही वो सब ख़त्म हो जाता है, तो वो रैम में काम हो रहा होता है, इसलिए वो ख़त्म हो जाता है जब आपकी पावर लॉस हो जाती है। और रोम क्या है? रोम सिंपल आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है या अपने फ़ोन की मेमोरी होती है, दैट इज़ रोम, है ना। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इट मीन्स यहाँ से हम डाटा रीड करते हैं। रीड ओनली मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी ये लाइट जाए तो इसका डाटा सेव रहता है, पावर ऑफ भी हो जाए तो हमारा देखो कभी डी ड्राइव से कोई डाटा जाता है कि नहीं जाता। डी ड्राइव में हमेशा डाटा वैसे का वैसा ही रहता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड फ्रॉम इट एनी टाइम इट वांट्स बट कैन नॉट राइट टू इट। इट इज़ pre-programmed with most essential data like booting sequence by the manufacturer। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ सेव रहता है? रोम में सेव रहता है। रोम के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रहता है। तो जब भी हमको फ़ोन चालू करना होता है वहाँ से जो सॉफ्टवेयर है अपने आप काम करता है, लेकिन उसके अंदर हम कुछ राइट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरर ने हमें जो मोबाइल फ़ोन बना के दे दिया उसके अंदर हमने एक बार जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसी के अनुसार काम करेगा, हम उसमें कभी कुछ चीज़ सेव नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रोम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, कि माइक्रो प्रोसेसर के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, बस, सीपीयू और आपकी मेमोरी, इसके बारे में हम जाना। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।